subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की जो टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंतर्गत कुछ विशेष तरीके के टॉपिक जैसे हैलोजन, अल्कोहल, ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, द्विआवंध और त्रिआवंध से रिलेटेड जितने भी मतलब मैक्सिमम अगर देखा जाए तो बोर्ड परीक्षा में इसमें से बहुत ज़बरदस्त सवाल पुटअप होते हैं और कन्फ्यूज़न विशेष रहती है, ठीक है, और बच्चे सवाल को गलत करके निकल आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे हम लोग हैलोजन। तो हैलोजन जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है, सभी लोगों को पता है कि हाइड्रोकार्बन होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन। हाँ, अब उसमें हैलोजन तत्व की अगर बात किया जाए तो सबसे क्रियाशील जो होती है Cl होता है, Br होता है, आयोडीन होता है और F होता है। ये चार तत्व ऐसे होते हैं जो हैलोजन परिवार के तत्व होते हैं। अब जैसे मान लो C3H7 अगर देखा जाए तो C3H7 को अगर हम देख रहे हैं तो ये कहीं न कहीं प्रोपेन बनाता है। समझते जाइए, बहुत ही अच्छी चीज़ है। प्रोपेन को बनाएगा C3H7। अगर स्ट्रक्चर फार्मूला देखेंगे तो C इस तरीके से 3 और 7 लेवल को इस तरीके से हम, है ना, H फिर H। C3H8 होता है प्रोपेन, ठीक है। एल्केन का जो स्ट्रक्चर होता है CnH2n+2 होता है, इसलिए एल्केन का स्ट्रक्चर से ये एक अधिक होता है, यानी कि C3H8 होता है। तो ये हो गया प्रोपेन। H8 की अगर बात किया जाए तो कहीं न कहीं H8 इस तरीके से दर्शाएंगे, आपका इधर भी और इधर भी, तो ये H8 हो जाता है ना। अब इसमें अब हैलोजन कनेक्टिविटी करना होता है तो हैलोजन परिवार के तत्वों को जैसे Cl रख देंगे, Br रख देंगे, I रख देंगे, तो जिस हिसाब से रखेंगे उस हिसाब से अगर क्लोरीन रखते हो तो ये बना देता है क्लोरो, ठीक है, ये बना देगा ब्रोमो, है ना, इस तरीके से ये बना देगा आयोडो बना देगा, ठीक है, इस तरीके से फ्लोरो बना देता है ना। तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर है ना। तो इसमें बस सिंपल हैलोजन परिवार के जो तत्व रखेंगे तो बस ये यहाँ पे रख देगा Cl अगर लगाते हो तो ये बना देगा क्लोरोप्रोपेन, सिंपल। ये बस Cl लगाने से ही बना देगा क्लोरोप्रोपेन, है ना। और अगर यहाँ पे Cl के जगह पर सिर्फ अगर यहाँ पे Br लगाते हो तो दूसरे स्ट्रक्चर में ये ब्रोमोप्रोपेन हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर हैलो एल्केन का होता है या हैलोजन परिवार के जो स्ट्रक्चर होते हैं हैलो एल्केन। तो हैलो एल्केन में सिंपल क्या होता है, क्लोरोप्रोपेन या ब्रोमोप्रोपेन, आयोडोप्रोपेन इस तरीके से इन्वॉल्व होती है। सिर्फ इसमें बस यहाँ पे Br लगा तो ब्रोमोप्रोपेन, यहीं Cl लगेगा तो क्लोरोप्रोपेन, और स्ट्रक्चर वही रहेगा, प्रोपेन वाली ही रहेगी, है ना। प्रोपेन का फार्मूला जो होता है एल्केन वाला, एल्केन में क्या होता है, सब सिंगल बॉन्ड होते हैं। कई बार इस चीज़ को बताया गया है कि एल्केन जो होता है सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, और ये सिंगल बॉन्ड देखिए आप चारों तरफ सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा हुआ है ना। तो ये तो रहा हैलोजन परिवार में ये सब क्रियात्मक स्ट्रक्चर लगाए जाते हैं। ये Cl, ये Br, I, ये क्रियात्मक समूह जोड़े जाते हैं हाइड्रोकार्बनों वाले तत्वों में, है ना। अब देखिए अल्कोहल, तो अल्कोहल को तो मैं कई बार बता चुका हूँ। यहाँ पर अल्कोहल का जो होता है CnH2n+1 और इसके साथ लगता है OH। तो इसमें क्रियात्मक समूह क्या लगती है, OH लगती है। अगर यहाँ पे 2 रखते हो तो C2H5OH, तो इसमें OH क्या है, इसमें क्रियात्मक समूह है और OH वाले में अल्कोहल, है ना। ये अल्कोहल वाले तत्व जो OH होते हैं ये अल्कोहल वाले तत्व बन जाएंगे, यौगिक बन जाएंगे। जब हमें इसका अगर IUPAC नाम निकालना होता है, ये सब ब्रोमोप्रोपेन ये सब स्ट्रक्चर बनते हैं, मतलब इसमें IUPAC नाम में भी। इसमें अगर देखा जाए तो C2H5OH होता है, तो इसमें C2 हो गया, H5 चारों तरफ H जोड़ देंगे
आपका H5 हो जाएगा। और बस इसके साथ OH जोड़ने पर C2H5 का C2H5 OH का स्ट्रक्चर बन गया ये एल्कोहल का। अब ये एल्कोहल वाले में है तो साधारण एल्कोहल, लेकिन इसको IUPAC स्ट्रक्चर में देखा जाए तो ये बना देता है एथेनॉल। क्या बनाएगा? एथेनॉल। अगर हम प्रोपेन को लेकर के बात कर रहे हैं तो यहाँ पर C3 ऊपर जैसे बनाया गया वैसे बनेगा ये, है ना। H7 होगा, एक कम होगा क्योंकि इसमें सूत्र में ऐसा होता है, सूत्र में एक कम दिया है यहाँ। तो देखिए C3 हो गया और H7 हो गया और इसके साथ OH रखेंगे तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। क्या बनाएगा? प्रोपेनॉल। अगर एथेन के साथ ऑल लगाएंगे एथेनॉल, प्रोपेन के साथ ऑल लगाएंगे प्रोपेनॉल, ब्यूटेन के साथ लगाएंगे ऑल तो ब्यूटेनॉल, है ना। पेंटेन के साथ लगाएंगे तो पेंटेनॉल। तो एल्कोहल वाले में IUPAC नाम लिखते समय ऑल शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसको आप लोग याद रखेंगे, ऑल शब्द का प्रयोग इसके अंदर प्रीफिक्स के तौर पे किया जाता है। अब हम बात करते हैं एल्डिहाइड की। तो एल्डिहाइड में ये अल शब्द की मतलब स्ट्रक्चर लगती है, देखेंगे आप। यहाँ पर बना दिया C। अब यहाँ पर H7 था ऊपर, नीचे H, यह भी H, ये सब बनेगा, है ना। और H यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आती है किसकी? ऑक्सीजन की। तो यहाँ पर देखेंगे अगर कहीं ये C और इस तरह का स्ट्रक्चर कहीं आपके सामने आ रही है तो ये कार्बोनिल है ना, कार्बोनिल समूह बनाते हैं। कौन से समूह बनाते हैं? कार्बोनिल समूह बनाते हैं। और बस इसी कार्बोनिल समूह में मतलब जोड़ा जाता है, जोड़ करके क्रियात्मक समूहों को बनाया जाता है एल्डिहाइड के स्ट्रक्चर में। यहाँ पर देख सकते हैं ये एल्डिहाइड में, इसमें H की संख्या 6 है। H की संख्या कितनी है? 6 है। और बाकी यहाँ पर C3 है, H6 है। और देखोगे यहाँ पर COOH, ठीक है, मतलब डबल बॉन्ड O के साथ लगाया गया है तो ये अल शब्द स्ट्रक्चर आएगा इसमें। ये वाला अगर कहीं कार्बोनिल समूह में ये शब्द आ रही है तो इस कंडीशन में अल शब्द आएगा तो ये हो जाएगा प्रोपेन, है ना। तो ये प्रोपेनॉल शब्द आएगा, प्रोपेनॉल। इसमें अल शब्द का इस्तेमाल विशेष तरीके से किया जाता है IUPAC सिस्टम में। एल्डिहाइड वाले में अल शब्द का विशेष तरीके से कार्बोनिल समूह के साथ जुड़े वाले मतलब जो भी हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं उनके साथ अल शब्द का विशेष तरीके से प्रयोग किया जाता है। मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, एथेनॉल, ब्यूटेनॉल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम उसको पढ़ते हैं और पढ़ करके समझ करके उसको सेट करते हैं। अब इसमें हम बात करेंगे कीटोन की। तो कीटोन तो होता है ऑक्सी, है ना। इसमें कीटोन स्ट्रक्चर भी बनाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कीटोन वाले में ये आपका C डबल बॉन्ड O, ये भी आपका कीटोन का स्ट्रक्चर। यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 अगर रखते हो तो ये कीटोन का स्ट्रक्चर है कि नहीं है? ये कीटोन का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर ये मैथिल है ना, और यहाँ पर भी मैथिल है तो ये बना देगा डाइमेथिल। क्या बनाएगा? डाइमेथिल। और कीटोन इसको सिंपल कह सकते हैं, कीटोन, डाइमेथिल कीटोन कह सकते हैं, है ना। डाइमेथिल कीटोन कह सकते हैं। और ये मेथेनॉल का स्ट्रक्चर होगा, मेथेनॉल को बनाएगा। इसमें स्ट्रक्चर फार्मूला को हम देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए C और इधर आपका फिर ये C, फिर ये C, इसके बाद इधर यहाँ पर H6 का स्ट्रक्चर देखिए आप बन रहा है। ये स्ट्रक्चर को आप लोग देखेंगे और इसके साथ ऑक्सीजन को जोड़िए। अब ये बताइए क्या स्ट्रक्चर है? C3 है, H6 है, ऑक्सीजन जुड़ा। तो ये आपका जो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे कार्बोनिल समूह के साथ कीटोन स्ट्रक्चर आ रही है। यहाँ पर भी देखिए CH3, इधर भी CH3 डबल बॉन्ड के स्ट्रक्चर से ये ऑक्सीजन जुड़ी हुई है तो ये कीटोन का ही लेवल बनाएगा। और जब उसका IUPAC नाम निकालते हैं तो
ऊन, ONE, ऊन शब्द का इस्तेमाल होता है, ये बना देगा प्रोपेनोन, 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 है ना। यानी कि लास्ट में ऊन शब्द का प्रयोग करना होगा, प्रोपेनोन। इस तरह से कीटोन का स्ट्रक्चर आएगा, तो प्रोपेनोन लगा देते हैं, इसमें ONE का स्ट्रक्चर ज़रूर बनाते हैं। आगे बात सुनने, एक कार्बोक्सिलिक वाला देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है ये, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में देखिए डैश COOH स्ट्रक्चर आना ज़रूरी होता है। अगर COOH स्ट्रक्चर है तो फिर वह कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लेता है। अभी मैंने क्या बताया, ये वाला कार्बोनिल समूह है ना, जहाँ पर देखिए C डबल बॉन्ड O, और ये कार्बोनिल समूह है। इस कार्बोनिल समूह में OH अगर जोड़ते हो तो ये आपका COOH का स्ट्रक्चर बना रहा है कि नहीं बना रहा है। और जब ये COOH का स्ट्रक्चर बना रहा है तो ये कार्बोनिल समूह ही कार्बोक्सिलिक अम्ल तैयार करता है, यही कार्बोक्सिलिक अम्ल तैयार करता है, इसी को कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है। और आपको एग्जाम में पूछ भी सकता है, जहाँ पे रिक्टेंट कोई लगाया जाए, कोई ना कोई रिक्टेंट लगाया जाएगा, लेकिन ये स्ट्रक्चर जो है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है ना। और जिस हिसाब से वहाँ पे रिक्टेंट लगाएंगे उस हिसाब से वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का स्ट्रक्चर तैयार होता है। अब अगर मान लीजिए हमको प्रोपेनोइक तैयार करना है, हमको प्रोपेनोइक तैयार करना है, तो देखिए प्रोपेनोइक में हम क्या करेंगे, C इस तरीके से H ये बनाएगा, फिर C H बनाएगा इधर, और यहाँ पर भी C और डबल बॉन्ड उधर ऊपर, और यहाँ पे इस तरीके से देखिएगा। ये जो स्ट्रक्चर आप कार्बोक्सिलिक अम्ल का बनाया है हमने, है ना, C3H देखिएगा, H5 एंड H1 यानी H6 COOH। यहाँ पर देखेंगे अभी मैंने क्या समझाया, ये वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल है स्ट्रक्चर, तो इस स्ट्रक्चर में ये वाला जुड़ा हुआ है, इधर जहाँ से देखिए इधर जुड़ा हुआ है। अब इसमें क्या है, या H इस हिसाब से देखिए C3 लेवल पर है, तो C3 लेवल पे क्या होता है, मैथ एथ प्रोप। अब ये अब आ गया, तो आप समझिए होता क्या है कि जब COOH का स्ट्रक्चर आता है तो उस समय हम क्या लगाते हैं, ओइक शब्द का इस्तेमाल विशेष तरीके से किया जाता है, ओइक शब्द का। अब ये क्या बना रहा है, प्रोपेन, तो ये बना देगा प्रोपेनोइक। इसमें प्रोपेन वाले में ही ओइक शब्द जोड़ते हैं, प्रोपेन वाले में अल शब्द जोड़ते हैं, प्रोपेन वाले में ओन शब्द जोड़ते हैं, प्रोपेन वाले में क्लोरो ब्रोमो, प्रोपेन वाले में ही ये क्या बोलते हैं ऑल शब्द जोड़ते हैं। जहाँ पर प्रोपेनॉल है, ये आपका क्या है, प्रोपेनॉल है, इसको मैं बताया हूँ पीछे अल्कोहल वाले स्ट्रक्चर के साथ, है ना। तो ये हर एक कैटेगरी के IUPAC से नाम निकालने के लिए मेथड को समझा रहा है। और इसकी बाद वाली जो स्ट्रक्चर आ रही है या फिर मेरी क्लास लग रही है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कई सारे IUPAC नाम के विषय में डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम में कहीं से भी अगर IUPAC नाम पूछे तो आपको डिस्टर्ब होने की आवश्यकता न हो। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें द्विआबंध स्ट्रक्चर। द्विआबंध स्ट्रक्चर में आप लोगों को बता भी दिया गया है ना। द्विआबंध स्ट्रक्चर में बता दिया गया है कि कहीं न कहीं डबल बॉन्ड बनाएगी, और ये त्रिआबंध में कहीं न कहीं ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगी। डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर अगर बात किया जाए तो ये एल्कीन, इसको भी मैं कई बार बता भी चुका हूँ, और ये आपका एल्काइन होता है। चलिए हम बात करते हैं प्रोपेन को लेकर के। तो प्रोपेन को अगर लेंगे तो ये बना देगा प्रोपीन, कहीं न कहीं एल्कीन है, तो एल्कीन वाले में शब्द में इन शब्द जोड़ना होता है, तो प्रोपेन को लेकर के अगर हल करते हैं तो ये प्रोपीन बना देता है। और जहाँ पर एल्काइन वाले में आइन शब्द लेकर के जोड़ता है, तो आइन शब्द लेकर जोड़ेगा तो प्रोपेन है, तो कहीं न कहीं ये प्रोपेनाइन को बनाएगा इस तरीके से। तो ये प्रोपेनाइन हो गया और ये प्रोपीन हो गया। एल्काइन का स्ट्रक्चर प्रोपेनाइन बनाएगा और एल्कीन का स्ट्रक्चर प्रोपीन बनाएगा। अब हम इसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिख ही देते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर फार्मूला देख लीजिए इसका, यहाँ पर C, ये देखिए H,
फिर यहाँ पर C, फिर इधर H डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड को लेकर के और C और इसके बाद ये H। ये देखिए आपका प्रोपीन का स्ट्रक्चर है, प्रोपीन, ध्यान से समझेंगे। प्रोपीन C3 है, क्लियर है। तीसरे लेवल पे प्रोपेन आता है, तो यहाँ पर प्रोपेन का स्ट्रक्चर देखेंगे आपका वहाँ पे C3H8। शुरू में ही मैं बताया था कि जो एल्केन का स्ट्रक्चर होता है प्रोपेन, तो प्रोपेन में हमने क्या बताया था, शुरू में ही मैंने बताया था कि C3 और H7 और यहाँ पर Br बस हटाएंगे तो यहाँ H अगर लगाया तो C3H8 बनाएगा और ये बना देगा आपका प्रोपेन, है ना। और इसी प्रोपेन में को लेकर के ही इसी प्रोपेन में यहाँ पर बस डबल बॉन्ड सेट हुआ है ना। यहाँ पर देखेंगे कि यही वाली सूत्र है, जो C3H8 है जो प्रोपेन बना रहा है, ये एल्कीन कैसे बनाएगा, तो इसमें देखिएगा इसका दोनों H कटेगा और यहाँ पर बस एक डबल बॉन्ड लगाएंगे, दोनों H हटा करके, है ना। ये दोनों H हटा करके एक, है ना, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे बस लगा देंगे और बाकी जो H सामने है बस ये वाला H को ही बस इधर से ऐसे सेट कर देंगे। आपका ये क्या हो गया, प्रोपीन हो गया। बस प्रोपेन से ही प्रोपीन बनाया गया है, बस एक डबल बॉन्ड बना करके, क्योंकि ये जो C है 1 2 3 4 मॉलिक्यूल्स बराबर करने के लिए इस तरीके से इसको सेट किया गया है ना। तो ये प्रोसीजर हमारी बनती है क्या, प्रोपीन हो गया, प्रोपेन हो गया, प्रोपाइन की अगर हम बात करेंगे तो प्रोपाइन में सिंपल ट्रिपल बॉन्ड बनती है। प्रोपाइन में सिंपल क्या होती है, ट्रिपल बॉन्ड बनती है। तो ट्रिपल बॉन्ड में अब देखिए प्रोपाइन बना रहे हैं हम, यहाँ ये प्रोपेनॉन है, इसी को मैं प्रोपाइन बना रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे, ये दोनों कटेगा, ऊपर से भी मतलब कट करते हैं, ये बना देगा ट्रिपल बॉन्ड, है ना। और यहाँ पे बन जाएगा एक H वनले, है ना। यह स्ट्रक्चर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। C3 बनाया, प्रोपेन C3 पर जाएगा, प्रोप C3 पर जाता है और यहाँ पर एक H 2 3 H और इसके साथ एक H, तो इस हिसाब से ये बना देगा प्रोपेनाइन, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ बनाता है, आइन शब्द में। तो ये प्रोपाइन का स्ट्रक्चर फार्मूला है ऊपर यहाँ पे जो नोट डाउन किया गया है। तो इस तरीके से एल्केन में आएगा प्रोपेन, एल्कीन में आएगा प्रोपीन और एल्काइन में आएगा प्रोपाइन। तो मैं पूरी प्रोपेन को ही लेकर के आपको हेलोजन, अल्कोहल, हैलाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक द्विआबंध और त्रिआबंध पर डिस्कस मैंने किया, है ना। और इसी से रिलेटेड हमारे IUPAC नाम कैच आउट किए जाते हैं, उसको लिखे जाते हैं, पकड़े जाते हैं, है ना। बाकी इसके बाद जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन इस तरह से भी कर सकता है ना, कि प्राकृतिक गैस का मुख्य रूप क्या होता है, मुख्य अवयव क्या होता है। सिंपल एक क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या हो सकता है। तो प्राकृतिक गैस एक होता है जो बोलते हैं CH4, क्या CH4, इसको बोलते हैं मैथेन। क्या बोलते हैं, मैथेन जो होता है ये नेचुरल गैस होती है, एक प्राकृतिक गैस होती है मैथेन, जिसे मार्स गैस भी कहते हैं। ऑप्शन के तौर पर ये बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है कि प्राकृतिक गैस का नाम लिखिए, तो आप मुख्य रूप से आप क्या लिखेंगे, CH4, इसे मार्स गैस भी कहते हैं। अब देखिए कार्बनिक रसायन जब स्टार्टिंग हुई थी तो कार्बनिक रसायन में सबसे पहले प्रयोगों द्वारा कौन सा यौगिक का निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग या जैसे भी हो ऐसा प्रश्न पूछेगा कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम कौन सा कार्बनिक यौगिक प्राप्त किया गया। ऑप्शन में चीनी, यूरिया, मैथेन, सिरका, है ना। चीनी, यूरिया, मैथेन, सिरका। तो बहुत अच्छे मैथेन को क्लिक करके आएंगे, लेकिन कार्बनिक यौगिक में सबसे पहले प्रयोगशाला में निर्माण की गई थी तो वह यूज़ की गई थी यूरिया, है ना। यूरिया पर सबसे पहले कार्बनिक रसायन का अध्ययन हम लोगों ने किया था, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होती है IUPAC सिस्टम, ठीक है। सभी को बाय एंड टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।
दैट्स ऑल क्लास। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.